साल 1817 था। टेनेसी के हरे भरे खेतों पर सूरज डूब रहा था। हमारा फार्म रेड रिवर के पास था, एक शांत जगह, या ऐसा ही लगता था। मेरा नाम जॉन बेल है और यह मेरा घर था। मेरी एक पत्नी थी लुसी और हमारे बच्चे। हम अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करते थे। गर्मियों में मक्का खूब उगता था। हवा में आमतौर पर पक्षियों की आवाजें और पत्तों की हल्की सरसराहट भरी रहती थी। यह एक सादा जीवन था, एक अच्छा जीवन। लेकिन हमारे घर पर एक अजीब सा एहसास छाने लगा था। यह एक शांत ठंडक की तरह था जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। कुछ हमें पेड़ों की छाया से देख रहा था जो हमारे खेतों की सीमा पर थे। मुझे याद है, एक शाम मैं पोर्च पर खड़ा था। आसमान गहरे बैंगनी और नारंगी रंग का था। मैंने उन खेतों को देखा जिन पर मेरे परिवार ने इतने सालों तक मेहनत की थी। जमीन हमारे लिए सब कुछ थी। इसने हमारा भोजन, हमारी आजीविका, हमारा भविष्य प्रदान किया। लेकिन हाल ही में मेरे दिल में बेचैनी का एहसास होने लगा था। यह एक ऐसा एहसास था जिसे मैं नाम नहीं दे सकता था। एक शांत डर जो हवा में फुसफुसा रहा था। फार्म की जानी पहचानी आवाजें अलग लग रही थीं। एक नया छिपा हुआ अर्थ लिए हुए थी। उल्लू की आवाज एक चेतावनी जैसी लग रही थी। मक्के के खेतों में सरसराहट कदमों की आवाज जैसी लग रही थी। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ थकान है। लंबे दिन के काम की थकावट मुझ पर हावी हो रही है। मैं अक्सर अपनी सिलाई रोककर सुनती थी। मेरा सिर झुका हुआ होता था, जैसे मैं कोई ऐसी आवाज पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो बस सुनाई देने वाली थी। मैं जॉन को चिंतित आंखों से देखती थी, लेकिन हमने कभी सीधे इस बारे में बात नहीं की। कहने को क्या था? आप एक एहसास के बारे में कैसे बात करते हैं? आप एक ऐसे डर का वर्णन कैसे करते हैं जिसका कोई आकार या स्रोत नहीं है? हमारे बच्चे, खासकर हमारी प्यारी बेटी बेट्सी, इस बढ़ती हुई अजीबोगरीब स्थिति के केंद्र में लग रही थी। वह एक उज्जवल, खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उस पर एक साया पड़ गया था। उसकी आंखों में एक उदासी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। हमने अपनी जिंदगी को सामान्य रखने की कोशिश की, अपने दिनों को वैसे ही बिताने की कोशिश की जैसे हम हमेशा करते थे। लेकिन शांति अब शांतिपूर्ण नहीं थी, ये प्रत्याशा से भरी हुई थी। फार्म खुद अपनी सांस रोके हुए लग रहा था। घर के पास का पुराना ओक का पेड़, जिसकी शाखाएं हमेशा सुरक्षात्मक बाहों जैसी लगती थीं, अब गोदूली में टेढ़ा और डरावना लग रहा था। नदी, जो आमतौर पर आराम का स्रोत होती थी, एक अंधेरे और रहस्यमय धारा के साथ बह रही थी। यहां तक कि हमारे जानवर भी बेचैन थे। घोड़े खलिहान में बिना किसी कारण के बिदक जाते थे और कुत्ते आंगन के खाली कोनों में रोते और भौंकते थे। हमारे घर के चारों ओर अलगाव का एहसास बढ़ गया। हम एक साथ एक परिवार थे, लेकिन हम इस रेंगती हुई अदृश्य उपस्थिति के साथ भी गहरे अकेले थे, जिसने हमारे शांत फार्म को अपना शिकारगाह बनाने का फैसला किया था। हमारा प्यारा सादा जीवन बिखरने वाला था। अजीब एहसास जल्द ही अजीब आवाजों में बदल गए। यह एक हल्की खटखटाहट से शुरू हुआ, जैसे कोई पक्षी हमारी केबिन की बाहरी दीवार पर चोंच मार रहा हो। पहले तो हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारा घर जितना पुराना था, उतनी ही आवाजें अक्सर करता था। लकड़ी जमती है, हवा चालें चलती है, लेकिन खटखटाहट तेज होती गई, ज्यादा जोरदार होती गई। ये एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाती थी, जैसे कोई घर के बाहर घूम रहा हो, अपनी उंगलियों से लॉक पर खटखटा रहा हो। हम दरवाजे की ओर दौड़ते, उसे खोलते, और हमें खाली चांदनी से भरा आंगन मिलता। जैसे ही हम देखते, आवाज रुक जाती, और जैसे ही हम अंदर आते, फिर से शुरू हो जाती। इस बार हमारे सिर के ऊपर छत से फिर फुसफुसाहटें आईं। वे पहले हल्की थीं, हवा की आहट जैसी, लेकिन वे घर के अंदर थीं। मैं बेट्सी बेल हूँ और मुझे लेटे हुए सुनना याद है। फुसफुसाहटों में कोई ऐसे शब्द नहीं थे जिन्हें मैं समझ सकूं। वे सूखी पत्तियों के फर्श पर सरकने जैसी लगती थीं, तब भी जब फर्श खाली होता था। वे कमरे के सबसे अंधेरे कोने से आती थीं, एक फुसफुसाती सरसराहट वाली आवाज जो मेरे हाथों के बाल खड़े कर देती थी। मैं अपने ऊपर चादर खींच लेती थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा होता था। मैं अपनी माँ और पिता को बुलाना चाहती थी, लेकिन डर ने मेरी जुबान पकड़ रखी थी। फुसफुसाहटें सिर्फ मेरे लिए थीं। आवाजें और ज्यादा बोल्ड होती गईं। हमें खाली कमरों से फर्नीचर के घिसटने की आवाजें सुनाई देने लगी। एक कुर्सी मुख्य कमरे में लकड़ी के फर्श पर घिसटती, जबकि हम सब रसोई में होते। हम जांच करते, लेकिन कुर्सी ठीक वहीं मिलती जहां वह हमेशा से थी। हमें बिस्तर के खंभों के चबाने की आवाज सुनाई देती, एक कुतरने वाली, पीसने वाली आवाज जो रात के सन्नाटे में पूरे घर में गूंजती। मैं अपनी बाइबल पकड़ लेती थी। मेरे होंठ खामोश प्रार्थना में हिलते थे। मेरे पिता जॉन, एक मजबूत और व्यावहारिक व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा परेशान होते गए।
वह इसे समझा नहीं सकते थे और इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारा घर, जो कभी गर्मी और सुरक्षा का एक अभयारण्य था, डर की जगह बन गया था। दीवारें खुद सुन रही थीं, देख रही थीं। फर्श के हर चरमराने से हम उछल पड़ते थे। हर छाया में एक छिपा हुआ आकार होता था। हम शाम को एक साथ बैठते थे, बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, बस अजीब आवाजों के कोरस को सुनते थे जिसने हमारे जीवन पर हमला कर दिया था। खटखटाहट, घिसटना, फुसफुसाहट, यह एक अदृश्य संगीतकार द्वारा बजाई गई आतंक की एक सिम्फनी थी। हम अपने ही घर में कैदी थे, एक ऐसी उपस्थिति के साथ फंसे हुए थे जो धीरे धीरे जानबूझकर हमें पागल कर रही थी। फार्म की शांत शांति एक दूर की याद थी। अदृश्य इकाई जल्द ही सिर्फ आवाजें करने से थक गई। वह महसूस होना चाहती थी और उसने मुझे, बेट्सी बेल को, अपना प्राथमिक लक्ष्य चुना। यातना छोटी छोटी बातों से शुरू हुई। मुझे अपने बालों में खिंचाव महसूस होता, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने पहुंचकर एक लट खींच ली हो। फिर मेरे गालों पर जोर से थप्पड़ पड़ते। दर्द से मेरी आंखों में आंसू आ जाते और मेरी त्वचा पर एक लाल निशान दिखाई देता जिसे सब देख सकते थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं बेट्सी के पास दौड़ती, मेरा चेहरा डर से पीला पड़ जाता। मैं उसे कसकर पकड़ लेती, लेकिन मेरा आलिंगन हमारे अदृश्य हमलावर से कोई सुरक्षा नहीं देता था। वह शक्ति अथक, क्रूर थी और उसे मेरे दर्द में मजा आता था। हमले और ज्यादा हिंसक होते गए। मुझे तब तक चुटकी काटी जाती जब तक मैं चिल्ला न उठती। मेरे हाथ और पैर ऐसे चोट के निशानों से ढके होते जो कहीं से भी दिखाई देते थे। मेरे शरीर में अदृश्य सुइयां चुभाई जाती, तेज चुभने वाले दर्द जिनसे मैं चीख उठती थी। कभी कभी मुझे बिस्तर से उठाकर कठोर लकड़ी के फर्श पर फेंक दिया जाता था। मैं आधी रात को जाग जाती थी, सांस लेने के लिए हाँफती थी, अपने ऊपर एक भारी वजन महसूस करती थी जो मुझे दम घोंट रहा था। मैं हिल नहीं पाती थी, सांस नहीं ले पाती थी। यह एक भयानक दम घोंटने वाला दबाव था, जैसे कोई विशालकाय मेरे सीने पर बैठा हो और फिर भी कमरा खाली था। मेरे माता पिता केवल देख सकते थे, असहाय और डरे हुए। इकाई ने बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज एक अजीब, निराकार फुसफुसाहट थी जो कमरे को भर देती थी। उसने खुद को चुड़ैल कहा। वह हमारा मजाक उड़ाती, हमारे डर पर हंसती और हमें और भी बुरी चीजों की धमकी देती। वह हमारे नाम, हमारे रहस्य जानती थी, ऐसी बातें जो कोई अजनबी नहीं जान सकता था। उसकी आवाज कभी कर्कश फुसफुसाहट होती थी तो कभी स्पष्ट तेज स्वर। उसे मेरे पिता जॉन बेल को सताने में विशेष आनंद आता था। वह उन्हें ओल्ड जैक कहती थी और उन्हें उनके मरने तक सताने का वादा करती थी। आवाज हर जगह और कहीं भी नहीं थी। हमारे घर में एक लगातार सताने वाली उपस्थिति। मेरा जीवन एक जीते जागते दुःस्वप्न बन गया। मैं अकेले रहने से डरती थी, लेकिन हमले तब भी होते थे जब मेरा परिवार मेरे चारों ओर इकट्ठा होता था। मैं सोने से डरती थी, यह जानते हुए कि रात नई भयावहता लाएगी। एक युवा लड़की होने के सरल सुख मुझसे छीन लिए गए थे। मैं अब आजादी से हंस नहीं सकती थी या बिना किसी डर के खेतों में दौड़ नहीं सकती थी। चुड़ैल मुझसे चिपक गई थी, एक परजीवी इकाई जो मेरे डर और मेरे परिवार के दुख पर पल रही थी। हम एक अदृश्य राक्षस के साथ रह रहे थे, एक यातना देने वाला जिसे हम देख नहीं सकते थे, लड़ नहीं सकते थे या बच नहीं सकते थे। हमारा घर अब घर नहीं था, ये एक पिंजरा था और मैं उसकी प्राथमिक बंदी थी। ओल्ड जैक, मैं तुम्हें तुम्हारे मरने तक सताऊंगी। हमारी परेशानियों की बात हमेशा के लिए छिपी नहीं रह सकती थी। हम एक घनिष्ठ समुदाय थे और रहस्यों को छिपाना मुश्किल था। मेरे पिता जॉन एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और अपने परिवार की शर्म और डर को साझा करने में हिचकिचाते थे, लेकिन स्थिति असहनीय होती जा रही थी। उन्होंने अपने सबसे करीबी पड़ोसी और दोस्त जेम्स जॉनस्टन को विश्वास में लेने का फैसला किया। श्री जॉनस्टन एक समझदार, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जो मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करने वाले नहीं थे। मेरे पिता को उम्मीद थी कि वह एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं या कम से कम कुछ सांत्वना प्रदान कर सकते हैं। तो एक शाम मेरे पिता ने उन्हें अपने फार्म पर रात बिताने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे स्वयं अजीब घटनाओं को देख सकें। मैं अंधेरा होते ही पहुंचा। मेरे चेहरे पर चिंता थी, लेकिन साथ ही एक स्वस्थ मात्रा में संदेह भी था। हम सब मुख्य कमरे में एक साथ बैठे थे। हवा तनाव से भरी हुई थी। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत था। मुझे लगता है कि मुझे विश्वास होने लगा था कि जॉन सिर्फ तनाव से ज्यादा परेशान थे। लेकिन फिर यह शुरू हुआ। कमरे के कोने से एक हल्की खरोंच की आवाज आई।
मेरा सिर तेजी से ऊपर उठा, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। खरोंच की आवाज तेज होती गई, एक जोरदार कुतरने वाली आवाज में बदल गई, जैसे कोई चूहा केबिन के लॉग को ही चबा रहा हो। मैं खड़ा हुआ, कोने तक गया और मुझे कुछ नहीं मिला। आवाज तुरंत रुक गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, इकाई ने हमारे मेहमान के लिए अपना पूरा प्रदर्शन किया। श्री जॉनस्टन के बिस्तर से चादरें जोर से फाड़ दी गईं जब उन्होंने सोने की कोशिश की। मैं आश्चर्य और गुस्से में चिल्लाया, उन्हें वापस ऊपर खींच लिया, लेकिन उन्हें एक अदृश्य शक्ति द्वारा फिर से फाड़ दिया गया। फिर आवाज शुरू हुई, छाया से अपमान और धमकियां फुसफुसाती हुई। उसने श्री जॉनस्टन को उनके नाम से पुकारा, उनके अविश्वास का मजाक उड़ाया। वह एक बहादुर आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन यह कुछ पूरी तरह से अलग था। यह किसी भी सांसारिक अनुभव से परे एक शक्ति थी, एक बुद्धिमान, दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति जिसने सभी तर्क को धता बताया। सुबह तक जेम्स जॉनस्टन एक बदला हुआ आदमी था। उनकी आंखों से संदेह गायब हो गया था, उसकी जगह एक गहरा और गहन डर आ गया था। उन्होंने देखा था, या बल्कि सुना और महसूस किया था, इतना कि विश्वास कर सकें। जॉन ये इस दुनिया का नहीं है, ये एक आत्मा है, एक चुड़ैल है। उनकी पुष्टि राहत और आतंक दोनों थी। हम पागल नहीं थे, हमारे अनुभव वास्तविक थे, लेकिन इसने हमारे सबसे बुरे डर की भी पुष्टि की। हमें एक शक्तिशाली अलौकिक इकाई द्वारा सताया जा रहा था। श्री जॉनस्टन ने हमारे साथ खड़े रहने का वादा किया, इस बुराई से लड़ने में हमारी मदद करने का। लेकिन जब वह उस सुबह हमारे फार्म से निकले तो उगते सूरज ने हमारे घर में जड़ जमा चुके अंधेरे को दूर करने में बहुत कम मदद की। भूत प्रेत शुरू होने से पहले मेरा दिल उम्मीद से भरा था। मैं जोशुआ गार्डनर नाम के एक युवा से प्यार करती थी। वह दयालु और सुंदर था और हमने शादी करने की योजना बनाई थी। हमारा भविष्य वसंत की सुबह जितना उज्जवल और आशाजनक लग रहा था। हम नदी के किनारे एक साथ चलते थे, उस जीवन के बारे में बात करते थे जिसे हम बनाएंगे, उस घर के बारे में जिसे हम साझा करेंगे और उस परिवार के बारे में जिसे हम पालेंगे। जोशुआ मेरा सहारा था, मेरे पिता के फार्म पर बढ़ती हुई अजीबोगरीब स्थिति से दूर, एक सामान्य खुशहाल जीवन का मेरा वादा। उसकी उपस्थिति एक सांत्वना थी, एक अनुस्मारक कि एक दुनिया थी जो मुझ पर और मेरे परिवार पर हावी हो रहे दम घोंटने वाले डर से बाहर थी। लेकिन चुड़ैल मुझे ये खुशी नहीं देती। उसे जोशुआ के लिए मेरे प्यार का विचार पसंद नहीं था। जब भी वह आता, मुझ पर उसके हमले और ज्यादा गंभीर और ज्यादा क्रूर हो जाते। ऐसा लगता था जैसे आत्मा ईर्ष्यालु कब्जा करने वाली थी। वह मेरे सामने ही मेरे गाल पर थप्पड़ मारती या मेरे बाल खींचती, आवाज भयानक बातें फुसफुसाती, हमारे बीच दरार डालने की कोशिश करती। वह जोशुआ को कोसती, उसे जाने और कभी वापस न आने के लिए कहती। उसने दावा किया कि वह हमारी शादी को कभी अनुमति नहीं देगी, कि अगर हमने उसे धता बताने की हिम्मत की तो वह हमें अंतहीन सताएगी। चुड़ैल मेरे द्वारा पाई गई किसी भी खुशी को नष्ट करने पर तुली हुई थी। हमारा रिश्ता, जो कभी इतना सरल और शुद्ध था, भूत प्रेत के लगातार दबाव में तनावपूर्ण हो गया। जोशुआ के लिए मुझे पीड़ित होते देखना मुश्किल था। मुझे एक अदृश्य स्रोत से दर्द में तड़पते देखना मुश्किल था, जिससे वह लड़ नहीं सकता था। डर हमेशा हमारे बीच था, हमारी सैर और हमारी बातचीत में एक अवांछित मेहमान। हम भविष्य की बात कैसे कर सकते थे जब हमारा वर्तमान आतंक से भरा हुआ था। हमारा साझा प्यार मजबूत था, लेकिन इसके खिलाफ चुड़ैल का अभियान अथक था। इसने हमारी प्रेम कहानी को एक परीक्षा में बदल दिया, एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई जो मुझे अलग करने और मेरी आत्मा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार तनाव बहुत ज्यादा हो गया। लगातार यातना और चुड़ैल की अटूट धमकियों ने हमें थका दिया। भारी मन से जोशुआ और मैंने अपनी सगाई तोड़ने का दर्दनाक फैसला किया। वह गहरे दुख का दिन था, एक ऐसा दिन जब ऐसा लगा जैसे चुड़ैल सचमुच जीत गई थी। मैंने उसे दूर जाते देखा। एक खुशहाल भविष्य के मेरे सपने धूल में मिल गए। इकाई मेरी आशा और खुशी के एकमात्र स्रोत को नष्ट करने में सफल रही थी। मैं अकेली रह गई थी, अपने परिवार के साथ प्रेतवाधित घर में फंसी हुई थी। मेरा दिल टूट गया था और मेरी आत्मा उस दुर्भावनापूर्ण शक्ति से कुचल गई थी जिसने अब मेरे जीवन पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। मेरे पिता जॉन बेल चुड़ैल के मौखिक दुर्व्यवहार का शिकार हुए, जबकि मैंने शारीरिक हमलों को सहन किया। वह उसकी सबसे गहरी नफरत का लक्ष्य था। इकाई उन्हें सताने से कभी नहीं थकी
उसने उन्हें ओल्ड जैक का उपनाम दिया और दिन रात उन पर शाप बरसाए। निराकार आवाज उनके पीछे पीछे कमरे दर कमरे जाती और यहाँ तक कि खेतों में भी उनके विनाश की फुसफुसाहट करती। मैं तुम्हें सताने और तुम्हारे मरने तक तुम्हारा पीछा करने के लिए दृढ़ हूँ ओल्ड जैक। वे शब्द बस वे एक ऐसे जहर से भरे हुए थे जो खून को ठंडा कर देता था। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था और मेरे पिता इसके प्राथमिक सैनिक थे। एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसे वह जीत नहीं सकते थे। चुड़ैल मेरे पिता की हर कमजोरी, हर गुप्त डर को जानती थी। वह उन्हें उनके व्यापारिक सौदों और उनके स्वास्थ्य के बारे में ताना मारती थी। समय के साथ उनका मजबूत हट्टा कट्टा शरीर लगातार तनाव के कारण कमजोर होने लगा। उनका चेहरा दुबला हो गया और उनकी आंखें, जो कभी जीवन और दृढ़ संकल्प से भरी थीं, थकान और निराशा से खोखली हो गईं। उन्हें अजीब शारीरिक बीमारियां होने लगीं जिनका डॉक्टर निदान नहीं कर सके। उन्हें निगलने में परेशानी होती थी और उनकी जीभ अक्सर सूजी हुई और मोटी महसूस होती थी, जिससे उन्हें बोलने में कठिनाई होती थी। ऐसा लगता था जैसे चुड़ैल का शाप शारीरिक रूप से प्रकट हो रहा था, धीरे धीरे उन्हें तोड़ रहा था। इकाई की क्रूरता असीम थी। उसे मेरे पिता के दुख में एक विकृत आनंद आता था। वह हंसती थी, एक ऊंची कर्कश आवाज। जब भी वह ठोकर खाते या दर्द के लक्षण दिखाते, वह उनकी आसन्न मृत्यु की भविष्यवाणी खुशी से करती थी। यह विस्तार से बताती थी कि वह उनके अंत को कैसे लाएगी। परिवार केवल असहाय आतंक में सुन सकता था, क्योंकि अदृश्य यातना देने वाला अपनी हत्या की मंशा की घोषणा करता था। हमने प्रार्थना की, हमने विशेषज्ञों को बुलाया, हमने अपने घर से बुराई को दूर करने के लिए वह सब कुछ किया जो हम सोच सकते थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी। उसकी जड़ें हमारे फार्म की मिट्टी और हमारे जीवन के ताने बाने में बहुत गहरी थी। शाप केवल मेरे पिता पर नहीं था, यह हम सब पर था। हम डर के एक निरंतर बादल के नीचे रहते थे। चुड़ैल के भयानक वादों के सच होने का इंतजार करते थे। हमारे घर से खुशी छीन ली गई थी। उसकी जगह डर और दुख का दम घोंटने वाला माहौल था। हम अपने मुखिया, अपने परिवार के मजबूत स्तंभ को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे नष्ट होते देख रहे थे। हम इसे रोक नहीं सकते थे। चुड़ैल का शाप एक अटूट श्रृंखला थी। हम सभी को दुख और हानि के भाग्य से बांधे हुए थी और यह हर गुजरते दिन के साथ मेरे पिता की गर्दन के चारों ओर अपनी पकड़ कस रही थी। 1820 की शरद ऋतु में मेरे पिता का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। चुड़ैल की अथक यातना ने अपना असर दिखाया था। वह ज्यादातर अपने बिस्तर तक ही सीमित थे, कमजोर और नाजुक। जो कभी मजबूत आदमी थे, उसकी परछाई मात्र थे। वह अजीब बीमारी जिसने उन्हें सालों से सताया था, चेहरे के दौरे और निगलने में कठिनाई और भी बदतर हो गई। वह अक्सर घंटों तक सुस्त रहते थे, अनुत्तरदायी। इन एपिसोड के दौरान चुड़ैल विशेष रूप से सक्रिय होती थी। उसकी आवाज जीत के साथ कर्कश होती थी, अश्लील गाने गाती थी और मेरे पिता की आसन्न मृत्यु का जश्न मनाती थी। ये मेरे परिवार के लिए एक भयानक जागरण था, उन्हें मरते हुए देखना, जबकि उनका यातना देने वाला अपनी जीत पर इतरा रहा था। 19 दिसंबर की सुबह मेरे पिता नहीं उठे। वह एक गहरी अप्राकृतिक नींद में थे। हमने उन्हें जगाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह पूरी तरह से अनुत्तरदायी रहे। घबराहट फैल गई। मेरे भाई जॉन जूनियर अपने पिता की सामान्य दवा लेने के लिए दवा अलमारी में गए। वहां उन्हें एक अजीब दिखने वाली शीशी मिली, जो एक गहरे धुएं वाले तरल से भरी हुई थी, जिसे हम में से किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। हम पर डर का एहसास छा गया। मैंने ओल्ड जैक को कल रात उसकी एक बड़ी खुराक दी और उसने उसे ठीक कर दिया। हम डर गए थे। हमने डॉक्टर को बुलाया, जिसने रहस्यमय तरल का एक नमूना लिया। उसने एक बिल्ली को एक बूंद देकर इसका परीक्षण किया, जो लगभग तुरंत मर गई। यह एक शक्तिशाली जहर था। हमारे दिमाग में कोई संदेह नहीं था कि क्या हुआ था। चुड़ैल ने अपना वादा पूरा किया था। उसने मेरे पिता की हत्या कर दी थी। अगले दिन 20 दिसंबर 1820 को जॉन बेल सीनियर अपनी सुस्ती से कभी जागे बिना मर गए। हमारा दुख असीम था, दुख का एक विशाल खाली सागर। हमने अपने प्यारे पति और पिता को खो दिया था, बीमारी या बुढ़ापे से नहीं, बल्कि एक दुष्ट अदृश्य इकाई से। चुड़ैल की क्रूरता उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। मेरे पिता के अंतिम संस्कार के दौरान, जब हमारा परिवार और दोस्त उनके निधन पर शोक मना रहे थे, तो इकाई जोरदार और विघटनकारी थी। उसने खुशमिजाज अनुचित गाने गाए, जो गंभीर सभा में अजीब तरह से गूंजते थे।
उसने हंसा और इतराया। ओल्ड जैक पर अपनी अंतिम जीत का जश्न मनाया। उसके सम्मान की पूरी कमी, हमारे सबसे गहरे दुख के क्षण में उसका आनंदमय प्रदर्शन यातना का अंतिम क्रूर कार्य था। मेरे पिता चले गए थे, एक भूत द्वारा मारे गए थे, और जिसने उन्हें मारा था वह अब उनकी कब्र के पास गा रहा था। उस दिन का आतंक हमेशा के लिए हमारी यादों में जल जाएगा। मेरे पिता की मृत्यु के बाद चुड़ैल की उपस्थिति बदलने लगी। उसका मुख्य लक्ष्य चला गया था। शारीरिक हिंसा और लगातार जोरदार गड़बड़ी कम होने लगी। इकाई ने घोषणा की कि वह जा रही है, लेकिन उसने लौटने का एक भयावह वादा किया। उसने कहा कि वह 7 साल में वापस आएगी और फिर 107 साल में। इसके साथ ही बेल फार्म पर एक अजीब और परेशान करने वाली शांति छा गई। खटखटाहट, फुसफुसाहट और हमले बंद हो गए। डर का दम घोंटने वाला माहौल जो हमारे घर को 3 लंबे सालों से जकड़े हुए था, आखिरकार हट गया। यह खत्म हो गया था, लेकिन निशान बने रहे। मेरा नाम लूसी बेल है। मेरे पति चले गए थे और मेरे बच्चे उस दर्दनाक अनुभव से हमेशा के लिए प्रभावित हो गए थे। हमने अपने जीवन को फिर से जोड़ने की कोशिश की। आतंक के बाद कुछ सामान्यता खोजने की कोशिश की। बेट्सी, मेरी बेचारी बेटी, ने कभी शादी नहीं की। उसने जो आघात सहन किया और जोशुआ गार्डनर के साथ टूटी हुई सगाई ने उसके जीवन पर एक लंबी छाया डाली। हमने फार्म बेच दिया और दूर चले गए, दर्दनाक यादों को पीछे छोड़ने की उम्मीद में। लेकिन आप उस छाया से भाग नहीं सकते जो आपके अंदर रहती है। बेलविच की कहानी हमारे पीछे पीछे आई, एक अदृश्य बुराई के कारण खोए हुए सालों की एक सताने वाली याद। अपने वचन के अनुसार इकाई ने कथित तौर पर 7 साल बाद 1828 में अपनी उपस्थिति फिर से दर्ज कराई। कहा जाता है कि उसने मेरे भाई जॉन बेल जूनियर से मुलाकात की, अतीत और भविष्य के बारे में बातचीत की और फिर से चली गई। इस वापसी की प्रकृति अलग थी, कम हिंसक, ज्यादा दार्शनिक, लेकिन यह एक स्पष्ट अनुस्मारक था कि चुड़ैल का हमारे परिवार से संबंध पूरी तरह से टूटा नहीं था। उसकी शक्ति की याद एक वजन था जिसे हमने अपने शेष जीवन के लिए ढोया। जिस फार्म से हम कभी प्यार करते थे वह अब एक किंवदंती का स्थान था। टेनेसी राज्य में डर का 1 मील का पत्थर। मूल केबिन बहुत पहले चला गया था, समय के साथ खो गया था, लेकिन घर की एक प्रतिकृति वहाँ खड़ी है, उसकी दीवारों के भीतर हुई घटनाओं का एक गंभीर स्मारक। पास में संपत्ति पर एक गुफा है जिसे अब बेलविच गुफा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय किंवदंती कहती है कि जब आत्मा घर में परिवार को सता नहीं रही थी तो वह इस गुफा के अंधेरे ठंडे कोनों में शरण लेती थी। यह उन लोगों के लिए तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया है जो असाधारण में रुचि रखते हैं, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला कहा जाता है। क्षेत्र के आगंतुक अभी भी अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। जो लोग गुफा या पुराने फार्म के मैदान का पता लगाते हैं वे हवा में हल्की फुसफुसाहट, बच्चों के हंसने की आवाज जब कोई नहीं होता है, या अनदेखी आंखों से देखे जाने का एहसास सुनने की बात करते हैं। कुछ लोग तस्वीरों में अजीबोगरीब आकृतियों या ऑडियो रिकॉर्डिंग पर रहस्यमय आवाजों को कैद करने का दावा करते हैं। ऐसा लगता है कि इकाई, या कम से कम उसने जो ऊर्जा छोड़ी है, वह पूरी तरह से नहीं गई है। कहानी केवल किताबों और फिल्मों में ही नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों में भी जीवित है जो प्रेतवाधित जमीन पर चलने की हिम्मत करते हैं। सवाल बना हुआ है, क्या बेलविच अभी भी वहाँ है? इकाई ने 107 साल में लौटने का वादा किया था, जो 1935 में होता। उस समय की अजीब घटनाओं के खाते हैं यह सुझाव देते हुए कि चुड़ैल ने अपना वादा निभाया होगा। लेकिन अब क्या आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है, या वह अभी भी मंडरा रही है? एक निष्क्रिय बुराई सही समय का इंतजार कर रही है। कहानी अमेरिकी लोक कथाओं का एक आधार बन गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र ऐसा मामला जहां एक मृत्यु को आधिकारिक तौर पर एक आत्मा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। बेलविच की विरासत डर, रहस्य और अनुत्तरित प्रश्नों में से एक है। यह एक भयावह अनुस्मारक है कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं, ऐसी चीजें जो हमारी इंद्रियों से परे मौजूद हैं। चाहे वह एक प्रतिशोधी आत्मा थी, एक शक्तिशाली शाप, या कुछ और, पूरी तरह से इकाई ने एक परिवार और एक समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी। बेलविच की छाया अभी भी टेनेसी की लुढ़कती पहाड़ों पर लटकी हुई है। वहाँ एक बार हुए आतंक का एक शांत, स्थायी वसीयतनामा। और शायद यदि आप एक शांत रात को ध्यान से सुनते हैं तो आप शायद उसका नाम फुसफुसाते हुए सुन सकते हैं।